हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल फिजिक्स इजी है में। तो मेरा नाम है प्रिंस और चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने दिखाया है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड का हम टॉप इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे जो 1 मार्क का एग्जाम में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो ये जो मैंने ये जो बनाया है वो असम बोर्ड के लिए भी इम्पोर्टेंट है और साथ ही साथ इसमें सीबीएसई का भी इंक्लूड किया है। तो ये सिर्फ AHSC सिर्फ देख के मत जाइएगा, पढ़ाई हर जगह का बराबर होता है। आपको कोई भी बोर्ड हो, आपको क्वेश्चन वो आपके बोर्ड में भी आ सकता है, तो आप इसको इग्नोर नहीं कीजिएगा, आपको इसे भी देखना है। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, कैन ए बॉडी हैव ए चार्ज ऑफ 1.8 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, जस्टिफाई योर आंसर। मतलब दिया है क्या, किसी बॉडी का चार्ज आपको 1.8 इंटू 10⁻⁻19 कूलम हो सकता है। तो हमें चार्जेस के प्रॉपर्टीज मिला है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, जिसमें दिखाता है किसी बॉडी का चार्ज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज होता है। ठीक है, मतलब यहाँ पे ई हमारा एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज हमारा इतना है। तो यहाँ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ, मतलब यहाँ n का वैल्यू आपको 1, 2, 3 ये सब आता है। ठीक है, डॉट डॉट डॉट, हाफ या 2/3 या 3/3 ये सब कुछ फ्रैक्शन में नहीं आता है। ठीक है, ये टोटली आपको इंटीजर होगा। ठीक है, 1, 2, 3 ऐसे होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं Q इक्वल टू 1 से इंटू करता हूँ तो 1.6 हमारा सेम रह जाएगा, 2 से करेंगे तो 3.2 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन 1.8 हमारा नहीं आएगा। तो यहाँ पे ये जो हमारा चार्जेस है वो एग्जिस्ट नहीं करता है। यहाँ पे लिखा है एज क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी या चार्ज। ठीक है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज Q इक्वल टू एन ही है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे ये दे दिए, एन Q का वैल्यू दे दिए और बेसिक यूनिट हमारा जो होता है वो इलेक्ट्रॉन का चार्ज ही हम लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का चार्ज दे दिए 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब यहाँ पे हम डिवाइड करते हैं तो हमारा n इक्वल टू 1.125 आता है, जो पॉसिबल नहीं है। हमारा यहाँ पे n का वैल्यू क्या है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, डॉट डॉट हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है, लेकिन फ्रैक्शन या ये सब नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा n का वैल्यू 1.125 आ रहा है, जो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, एज n इज नॉट इंटीजर। ठीक है, यहाँ पे n हमारा जो है वो इंटीजर नहीं है, हमारा इंटीजर होना चाहिए, 1, 2, 3 ये सब आना चाहिए। सो दिस वैल्यू ऑफ चार्ज इज नॉट पॉसिबल, ये हमारा जो चार्ज है वो पॉसिबल नहीं है। आपको हो सकता है ये क्वेश्चन आए और ये चार्ज का वैल्यू चेंज कर दे। अगर यहाँ पे 3.2 दे दे, 3.2 दे दे, 4.8 दे दे, तो वो सारे पॉसिबल है। आप उसको इसके साथ इसको डिवाइड करके देख लीजिएगा। ठीक है, तो आपको Q इक्वल टू एनी फॉर्मूला यूज करके आप वैल्यू बैठा के जब n का वैल्यू निकालेंगे, अगर आपको वो इंटीजर आता है, इंटीजर आ जाएगा, n का वैल्यू आपको अगर इंटीजर मिल जाएगा, मतलब कि वो चार्ज पॉसिबल है। ठीक है, वो चार्ज एग्जिस्ट कर सकता है उस बॉडी में। अब हमारा सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, स्टेट कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। कूलम्स लॉ में हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक में कूलम लॉ पढ़ा है। कूलम लॉ हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसका आपको वेक्टर फॉर्म में एक्सप्रेस करने को आ सकता है, कूलम लॉ स्टेट करने को आ सकता है, कूलम लॉ का डेरिवेशन करने को आ सकता है। तो यहाँ पे हमें 1 मार्क में ये सब नहीं आएगा, 1 मार्क में सिर्फ आपको डेफिनेशन आएगा या डायरेक्टली ये फॉर्मूला लिखने को आ सकता है। ठीक है, इसका फॉर्मूला का एक्सप्रेशन लिखने को। तो पहले हम यहाँ पे दिया है सिर्फ स्टेट करने को कूलम्स लॉ क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए मैंने आंसर लिखा है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस इन वैक्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। मतलब कि दो स्टेशनरी चार्जेस, ठीक है, स्टेशनरी चार्ज मतलब स्टेबल, वो एक जगह ही होगा। ठीक है, वो हिलता डुलता नहीं होगा, स्थिर होगा। दो स्टेशनरी चार्जेस के बीच का हमारा जो फोर्स होता है, ठीक है, वही। ठीक है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू स्टेशनरी चार्ज वैक्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, इन दोनों के यहाँ पे हमारा Q का वैल्यू -Q और ये +Q, मतलब ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, ये दोनों को अट्रैक्ट करेंगे तो मतलब एक दूसरे पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, कुछ फोर्स के द्वारा एक दूसरे को खींच रहे हैं अपने तरफ। तो वो फोर्स होता है यहाँ पे आपको कांस्टेंट होगा, मतलब कांस्टेंट नहीं बताते हैं। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। मतलब कि हमारा दोनों जो चार्जेस होगा, जो दो पॉइंट चार्जेस होंगे, ठीक है, यहाँ पे देखिए लिखा है द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस। ठीक है, दो स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस के बीच का अट्रैक्शन फोर्स जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस Q1 Q2। ठीक है, टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस
एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। दोनों के स्क्वायर का डिस्टेंस होता है, ठीक है, डिस्टेंस का स्क्वायर होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो हमारा फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। यही होता है हमारा कूलम्ब्स लॉ का एक्सप्रेशन। तो आपको हो सकता है स्टेट करने को आ जाए, उसका डेफिनेशन लिखने को आ जाए, ये डायरेक्टली फॉर्मूला लिखने को आ जाए। ये प्रोपोर्शनल साइन हटा के हम लोग यहाँ पे 1/4 पाई एब्सोल्यूट नॉट यूज करते हैं, ठीक है, एब्सोल्यूट नॉट यूज करते हैं। तो ये हमारा टोटल उसका एक्सप्रेशन है F इक्वल टू, ये हमारा फोर्स लगता है किसी 2 पॉइंट चार्जेस के बीच में, ठीक है। तो कूलम्ब्स लॉ मैंने आपको वीडियो बनाया, आप उस मेरे वीडियो को जाकर देख लीजिएगा मेरे चैनल में जाके। उसके बाद हमारा थर्ड क्वेश्चन है स्टेट गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक का गॉस लॉ का भी मैंने पढ़ाया है, आप जाके इसका वीडियो देख लीजिएगा, आपको मेरे चैनल में जाके मिल जाएगा, या सर्च करेंगे गॉस लॉ बाय फिजिक्स इजी है तो आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए इसका डेफिनेशन क्या होता है। द सरफेस इंटीग्रल ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ओवर एनी क्लोज सरफेस इन फ्री स्पेस इज इक्वल टू द 1/एब्सोल्यूट टाइम्स द नेट चार्ज इनक्लोज्ड विद इन द सरफेस। द सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का सरफेस इंटीग्रल जो होता है किसी क्लोज्ड सरफेस में, वो इन फ्री स्पेस वो इक्वल होता है 1/एब्सोल्यूट टाइम्स द नेट चार्ज इनक्लोज्ड विद इन द सरफेस। मतलब कि ये हमारा एक प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है, ये हमारा एक प्लस क्यू चार्ज है। हम गॉसियन सरफेस किसी पॉइंट चार्ज के राउंड सर्कल बनाते हैं, ठीक है। तो हमारा यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा है, तो किसी सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलता है, कितना इलेक्ट्रिक फील्ड निकलता है वो फ्लक्स कहलाता है। तो हमारा जो टोटल फ्लक्स होता है वो लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, इज इक्वल टू होता है टोटल चार्ज, ठीक है। टोटल चार्ज हमारा दे सकते हैं Q/एब्सोल्यूट, या ऐसे भी किसी बुक में मिल जाता है 1/एब्सोल्यूट, ये समेशन, ठीक है, समेशन करके भी आपको ये दे देता है QI। तो आपको ऐसे भी मिल सकता है और डायरेक्ट Q भी आप लिख सकते हैं। तो हमारा जो हमारा गॉस लॉ होता है वो बताता है कि लाइन इंटीग्रल जो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का किसी एक क्लोज्ड सरफेस में फ्री स्पेस में, ठीक है, वो इक्वल होता है 1/एब्सोल्यूट टाइम्स टू द टोटल नेट चार्ज इनक्लोज्ड विद इन द सरफेस, ठीक है, उस सरफेस के अंदर, सॉरी यहाँ पे मैंने विद इन का स्पेलिंग लगाया, W नहीं होगा, किसी सरफेस के अंदर कोई क्लोज चार्ज होगा तो उसके जो लाइन इंटीग्रल होता है इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस इंटीग्रल होता है, सॉरी लाइन इंटीग्रल नहीं, सरफेस इंटीग्रल होता है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का अराउंड, वो इक्वल होता है टोटल चार्ज बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो आपको गॉस लॉ का मेरा वीडियो देख लेंगे, आपको पूरा समझ आएगा। यहाँ मैं आपको वो पूरा टॉपिक एक्सप्लेन नहीं करता, यहाँ मैं सिर्फ आपको एक जो इस क्वेश्चन में पूछा है वही बता सकता हूँ और थोड़ा समझा सकता हूँ। इसके बाद हमारा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है व्हाट इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ये एक चार्ज का प्रॉपर्टीज है। आपको प्रॉपर्टी में 3-4 प्रॉपर्टीज मिले थे, 3 ही प्रॉपर्टीज मिले थे। तो आप जाके मेरे वीडियो को देख लीजिएगा, आपको कितना प्रॉपर्टीज और क्या क्या है मिल जाएगा। हमें यहाँ सिर्फ देखना ये जरूरी है कि व्हाट इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो चार्ज का क्वांटाइजेशन क्या होता है, तो आप लोग नॉर्मली जानते हैं कि किसी बॉडी में जो कोई भी चार्ज अगर होगा, ठीक है, चार्ज अटेन होगा, वो होगा इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज, ठीक है, Q इक्वल टू एन। आप फॉर्मूला याद कर लेंगे तो उसका डेफिनेशन ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, ठीक है। तो Q इक्वल टू एन, यहाँ पे प्लस माइनस देखिए, द चार्ज ऑन एनी बॉडी कैन एक्सप्रेस्ड एज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज, ठीक है। किसी भी बॉडी के चार्ज को हम उसके बेसिक यूनिट के चार्ज से ही एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। कैसे, मान लीजिए इस बॉडी में चार्ज है कुछ, तो वो चार्ज क्या है Q, तो Q कितना होगा, बेसिक यूनिट चार्ज हमारे जानते हैं कि इस बॉडी में एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज हमारा 1.6 × 10⁻19 कूलम होगा। लेकिन इसमें टोटल कितना इलेक्ट्रॉन्स है उसके हिसाब से उस बॉडी में चार्ज होगा, तो मान लेते हैं n इलेक्ट्रॉन है, इसलिए हम लोग लिखते हैं प्लस माइनस Q इक्वल टू NE। ये हमारा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का फॉर्मूला होता है। इसके ऊपर आपको 1 मार्क का क्वेश्चन बहुत आता है, तो इस टॉपिक को आपको बहुत ध्यान देना है। इसके बाद हम देखते हैं 5th नंबर क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा है ना इंटीग्रल मल्टीपल बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज, यहाँ पे मैंने देखिए लिख दिया है ऑन 1 इलेक्ट्रॉन 1.6 × एक इलेक्ट्रॉन के आधार पे ही हम बेसिक यूनिट चार्ज हम लोग 1 इलेक्ट्रॉन को कहते हैं, ठीक है, बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज। दिस फेनोमेनन इज, और इसी फेनोमेनन को हम कहते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है। और इसको हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं इक्वल टू प्लस माइनस NE। N हमारा होता है यहाँ पे इंटीजर और E होता है हमारा बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज,
तो उम्मीद करता हूं आपको क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज समझ आ गया होगा। अब बात करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की। ये सॉरी मैंने मिस्टेक से ले दिया, ये परमिटिविटी इसका नहीं है, लेकिन आपको ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 मार्क का है, इसको भी याद कर लीजिएगा। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ परमिटिविटी? तो हमारा एसआई यूनिट परमिटिविटी का होता है एफ बाय म्यू नॉट, सॉरी एफ बाय एम, सॉरी मैं भी गलत बोल रहा हूँ, मेरा भी दिमाग काम नहीं कर रहा है, फराड बाय मीटर, ठीक है, फराड पर मीटर। फराड पर मीटर हमारा ऐसे यूनिट है परमिटिविटी का, आप लोग इसे याद कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद लॉटरी लगी है, आप इन सबको कर लीजिएगा और साथ ही अब तक चैप्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा। आपको जरूर 1 मार्क वाला क्वेश्चन आप सॉल्व कर देंगे। किसी भी पेपर को सॉल्व करने में क्वेश्चन 1 मार्क का जो क्वेश्चन होता है उसका बहुत बड़ा वैल्यू होता है, उसे सिर्फ 1 मार्क मत देखो। अगर आप यही एक क्वेश्चन है जिसमें आप 1 मार्क में पूरा कंप्लीट 1 मार्क ला सकते हैं, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है 5-6 मार्क का जिसमें टोटल आप लाए, लेकिन इसमें आपको 1 में 1 श्योरली मिलेगा। और 10 मार्क का क्वेश्चन मतलब आपको टोटल मार्क 10 मार्क का आप इसमें सॉल्व कर सकते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है 1 मार्क का, इसको इजीली नहीं लेना चाहिए। इसके बाद इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट अलोंग ए स्ट्रेट लाइन ऑफ लेंथ 2 सेंटीमीटर। बोला है किसी एक इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिट पॉजिटिव चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में, यहाँ पे मान लीजिए एक इलेक्ट्रिक फील्ड है ई इंटेंसिटी का, तो यहाँ पे एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को हम यहाँ से यहाँ पे डिस्प्लेस्ड करते हैं 2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमारा वर्क होता है स्ट्रेट लाइन ऑफ लेंथ 2 सेंटीमीटर एंड द वर्क डन जो हमारा रहता है वो 2 मिली जूल होगा, ठीक है, 2 मिली जूल हमारा वर्क डन होता है। फिर इफ इट इज डिस्प्लेस्ड अलोंग ए पैराबोलिक पाथ ऑफ लेंथ 5 सेंटीमीटर बिटवीन द सेम पॉइंट, ठीक है, व्हाट विल बी द वर्क डन? तो वहां पे कोई वर्क डन नहीं होगा, वर्क डन इज 2 मिली जूल, हमारा वर्क डन जितना था उतना ही होगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में वर्क डन जो है वो पाथ डिपेंडेंट नहीं होता है, ठीक है, वो पाथ से इंडिपेंडेंट होता है। हम किसी भी रूट से उसको घुमा फिरा के ले जाए हमारा वर्क डन उतना ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो वर्क डन है वो इक्वली होगा। देख लीजिए यहाँ पे स्ट्रेट लाइन में ले गया तो वर्क डन हुआ, और इफ इट इज डिस्प्लेस्ड पैराबोलिक पाथ, ठीक है, पैराबोलिक पाथ मतलब ऐसे घुमा फिरा के ले आया, ठीक है। तो पैराबोलिक पाथ में हमारा कोई डिफरेंस नहीं होगा, उसमें हमारा वर्क डन उतना ही रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड में जो वर्क डन होता है वो पाथ डिपेंडेंट नहीं होता है, ठीक है, वो पाथ से इंडिपेंडेंट होता है। वो किस रूट से आप उस चार्ज को ले जा रहे हैं वो मैटर नहीं करता, आप उसको पूरा घुमा फिरा के इस पॉइंट पे लाइए, वर्क डन उतना ही होगा। इसमें पाथ डिपेंडेंट नहीं होता है हमारा वर्क डन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में। तो आप लोग याद रखिएगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में जो भी हम किसी चार्ज को डिस्प्लेस कर वर्क डन करते हैं वो पाथ डिपेंडेंट नहीं होता है, ठीक है, देन इज नॉट पाथ डिपेंडेंट, पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, वो पाथ से इंडिपेंडेंट होता है। क्लियर रखिएगा कि पाथ पे डिपेंडेंट नहीं होता है, वो पाथ से इंडिपेंडेंट होता है। कि मतलब आपको किस रूट से ले जा रहे हैं उसको ये मैटर नहीं करता है, उसमें वर्क डन आपको उतना ही होगा जितना उसे होना चाहिए। तो यहाँ पे बहुत ही कंफ्यूज हो जाते हैं, बस इसलिए मैं इसको रिपीट कर रहा हूं। वर्क डन इज नॉट पाथ डिपेंडेंट, पाथ पे डिपेंड नहीं करता है वर्क डन किसी इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में। आप इसको याद रखिएगा, इसको याद रखिएगा, ठीक है। तो अब बात करते हैं हम आगे क्वेश्चन नंबर 7 की। Which experiment established the fact that electric charge is quantized? कौन सा एक्सपेरिमेंट हमें बताया था कि इलेक्ट्रिक चार्ज होता है वो क्वांटाइज्ड होता है? क्वांटाइज्ड कहने का मतलब Q इक्वल टू एन ही होता है, हमारा इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज होता है। क्यों? वो इंटीजर में ही उसका जो एन का वैल्यू होगा वो इंटीजर में ही आएगा। कौन सा एक्सपेरिमेंट बताया था? तो वो एक्सपेरिमेंट है, नाम है उसका ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको ये असम बोर्ड में आया था 2017-18 में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इसे देख लीजिएगा। उसके बाद अब बात करते हैं इसके साथ ही आप इसको भी याद कर लीजिएगा कि ये जो एक्सपेरिमेंट है वो मिलिकन एंड फ्लेचर्स द्वारा कराया गया था, ठीक है, मिलिकन एंड फ्लेचर्स, वो भी 1901 में। मिलिकन एंड फ्लेचर याद रखिएगा, साइंटिस्ट का नाम भी बहुत इंपॉर्टेंट। उसके बाद मेंशन वन सिमिलरिटी बिटवीन कूलम फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू
एक्टिंग बिटवीन टू स्टेशनरी चार्जेस, ठीक है। मेंशन वन सिमिलरिटी बिटवीन कूलम फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू स्टेशनरी चार्जेस। तो आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में ग्रेविटेशन लॉ भी पढ़ लिया है और सेकेंड ईयर में कूलम्स लॉ भी पढ़ लिया है, उसके बाद ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख रहे हैं। तो हमें ग्रेविटेशन में मिला G इक्वल टू हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ द मासेस ऑफ टू बॉडीज इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, और हमारा कूलम फोर्स भी होता है प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो देखिए यहाँ हमारा ये चार्ज हो रहा है, मास हो रहा है, ये दोनों डिफरेंस होता है। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी बॉडी का बताता है, ये और किसी का इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी बताता है, ये दोनों डिफरेंस है, ठीक है। लेकिन जो हमारा डिस्टेंस स्क्वायर है, इन स्क्वायर इनवर्स स्क्वायर लॉ है, वो फॉलो कर रहा है ये दोनों लॉ। इसमें कॉमन क्या आ रहा है, 1/r², मतलब कि हमारा इनवर्सली प्रोपोर्शनल ये इसमें सिमिलर होता है। तो देखिए मैंने इसका आंसर लिख दिया है, बोथ कूलम फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस एंड मासेस रिस्पेक्टिवली। डिस्टेंस स्क्वायर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टू द डिस्टेंस, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, ठीक है। यहाँ पे स्क्वायर लिखना छोड़ दिया मैं, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, ठीक है, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस एंड मासेस रिस्पेक्टिवली। हमारा इनवर्स स्क्वायर लॉ ये फॉलो करता है, बोथ फोर्सेस ओबेज इनवर्स स्क्वायर लॉ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स और कूलम फोर्स में क्या सिमिलरिटी आता है, तो दोनों हमारा इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करते हैं, ठीक है। ये सब आप क्लियर कर लीजिएगा तो आपका 10 में 10 आपका उठाना आसान होगा। मैं ऐसे ही और सारे चैप्टर्स का भी आपको 1 मार्क का क्वेश्चन दे दूंगा। अब बात करते हैं इसके बाद हम 9 नंबर क्वेश्चन की। तो हमारा 9 नंबर क्वेश्चन है, मेंशन वन डिफरेंस बिटवीन मास एंड चार्ज। देखिए वहां पे मैंने बताया कि Q और M को हम लोग क्यों सिमिलर नहीं पकड़ते, लेकिन 1/r² को सिमिलर पकड़ते हैं। तो 1/r² को सिमिलर पकड़ते हैं क्योंकि दोनों डिस्टेंस है, लेकिन यहाँ पे हम मास और चार्जेस को कॉमन नहीं पकड़े, इसलिए वो सिमिलर नहीं हुआ। तो सिमिलर क्यों नहीं हुआ, तो देखिए यहाँ पे सिमिलर क्यों नहीं हुआ। तो मास इज द मेजर ऑफ इनर्शिया ऑफ ए बॉडी। मास जो है वो किसी भी बॉडी का इनर्शिया बताता है, और जो चार्ज है वो किसी भी बॉडी का इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी को मेजर करता है, ठीक है। मास इज द मेजर ऑफ इनर्शिया ऑफ ए बॉडी, वो इनर्शिया किसी बॉडी के इनर्शिया को मेजर करता है, while चार्ज इज मेजर ऑफ इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द बॉडी। जो मास है वो किसी बॉडी के इनर्शिया को मेजर करता है, और जो चार्ज है वो किसी बॉडी के इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज को मेजर करता है। तो मास इनर्शिया और चार्ज इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज, याद रखिएगा। मास जो है वो किसी बॉडी के इनर्शिया को मेजर करता है, चार्ज जो है वो किसी बॉडी के इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज को मेजर करता है। तो 9 नंबर यहाँ पे हो गया। अब बात करते हैं 10 नंबर क्वेश्चन की। लास्ट हमारा ये क्वेश्चन है, इसके साथ ही मैं और आपको क्वेश्चंस दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में PDF बना के, ठीक है। तो व्हाई डू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को कभी क्यों नहीं काटते, मतलब कि मान लीजिए साउथ और नॉर्थ ऐसा मैग्नेट होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जाते हैं, तो क्यों नहीं इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसे आते हैं, क्यों यहाँ पे इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं करते, क्यों आपको ये सब अलग अलग रहते हैं, क्यों सब आपको ये अलग अलग रहते हैं, किसी पॉइंट पे यहाँ पे भी इंटरसेक्ट नहीं करते, यहाँ पे भी इंटरसेक्ट नहीं करते। ये तो हम ड्रॉ करते हैं तो वैसा नहीं बना पाते, लेकिन हमारा जो रियल में है मैग्नेट का जो यहाँ पे फील्ड लाइंस इंटर करते हैं वो भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते, कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करते। तो वो क्यों नहीं करते, तो हम जानते हैं कि किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नेटिक फील्ड का हम डायरेक्शन निकालेंगे, ठीक है, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड नहीं, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन निकालेंगे तो वो टेंजेंट से, ठीक है। तो एट इंटरसेक्शन पॉइंट देयर वुड बी 2 डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब मान लीजिए इस पॉइंट पे इंटर किया तो इस फील्ड का डायरेक्शन इधर, इसका डायरेक्शन इधर, तो एक ही पॉइंट पे हमारा उस इलेक्ट्रिक फील्ड का 2 डायरेक्शन दिख जाता है, और ये पॉसिबल नहीं है। किसी भी चीज का, एक बार मैं पेन को इधर मोड़ा हूं तो पेन का डायरेक्शन इधर ही होगा। अब ये इधर कैसे हो सकता है, इस डायरेक्शन में कैसे सकता है, जब ये इधर मुड़ेगा तभी ना होगा, या तो इस डायरेक्शन में या तो इस डायरेक्शन में, किसी एक डायरेक्शन में इसे हम मूव करा सकते हैं। तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस डायरेक्शन में कैसे जा सकता है, वो तो किसी एक डायरेक्शन में ही जाएगा। इसलिए कहा जाता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करते। तो यहाँ पे हमारा जो 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था वो कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ आप इस 10 क्वेश्चन को अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे। इस 10 क्वेश्चन के साथ
मैंने आपको सारे आंसर्स के एक्सप्लेन किए हैं। इससे रिलेटेड आपको दूसरा भी क्वेश्चन आ सकता है, इसी में घुमा फिरा के क्वेश्चन दे देता है। तो इस आप 10 क्वेश्चंस के साथ इसको आंसर को लिख लीजिएगा और मैंने जो एक्सप्लेन किया उसे ध्यान से समझिएगा, आपको जरूर क्लियर होगा। तो अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए इतना, थैंक यू।